अरे कुमार भाई बताए, कल फिर से हमला हुआ और कुछ जानवर फिर से घायल हो गए। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, क्या इस बार उसका कुछ पता चल पाया? नहीं भाई, लेकिन ये तो तय है कि वो अकेला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो हमला करता है ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा काफिला उसके साथ हो। वो जो भी है उसका चेहरा एक दिन सामने आ ही जाएगा, लेकिन मुझे अभी चलकर जानवरों का पता करना होगा। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, हम जंगल में नहीं जा रहे। गब्बर महाराज ने पूरा जंगल पहले ही खाली करवा दिया है। हमने सभी जानवरों को हिमालय पर्वत की ओर पहुंचा दिए हैं। महाराज ने भी तुम्हें वहीं पर अपने पास बुलाया है। तब कुमार तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा। कुमार बेटा, क्या रहा? तुम जिस काम के लिए गए थे क्या वो हुआ? नहीं पिताजी, सब बहुत डरे हुए हैं। सबने अपने सिपाही देने से इनकार कर दिया। दरअसल आज से 10 दिन पहले राजकुमार कहीं से वापस आ रहा था। तब उसने देखा जंगल में रहने वाले रामू का परिवार बैलगाड़ी से जंगल से बाहर की तरफ जा रहा है। तब राजकुमार ने उन्हें रोकते हुए पूछा, तुम रामू की माँ हो तो मैं भी तुम्हें अपनी माँ ही समझता हूँ, लेकिन तुम जंगल छोड़कर क्यों जा रही हो? आज से 10 दिन पहले जब मेरे जवान बेटे की मृत्यु हुई तो तुम सब ने उसे अग्नि दी। मृत्यु होने के बाद तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया। रामू के चले जाने का हमें भी बड़ा दुख है। वो इकलौता ही अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा था। लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं राजगद्दी पर बैठा हूँ तब तक अनाज, चावल की बोरियां, जरूरत का सामान और कुछ सोने के सिक्के मुआवजे के तौर पर तुम्हारे घर तक पहुँचते रहेंगे। गोपी जी महाराज, तुम हमारे भरोसेमंद सिपाही हो। आज से रामू के माता पिता के घर तक मुआवजा पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। गोपी जंगल से तो ढेर सारा माल गड्डी में डालकर ले जाता, लेकिन आज तक वो उसके माता पिता तक पहुंचा ही नहीं। तुम तो जानते ही हो बेटा, रामू के पिता चल नहीं सकते, वो अपाहिज है। इसीलिए हमने फैसला किया है कहीं जाकर मैं मजदूरी करके हम अपना पेट भरेंगे। हमारे होते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। राजकुमार उन दोनों को लेकर महाराज गब्बर तक पहुंचा और उन्हें सारी सच्चाई बताई। तब राजकुमार के पिता गब्बर ने गोपी को वहीं बुलवाया। हम तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। आज से हम तुम्हें अपने खाद सेवक के पद से हटाते हैं। चले जाओ यहाँ से। गोपी गुस्सा पीकर बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया गब्बर। उस 2 टके के गरीब रामू के परिवार के लिए मेरी बेइज्जती की है। इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। गोपी वहाँ से गुस्से से भड़कता हुआ जा ही रहा था। तब उसने मुड़कर देखा कि काले शेर के सर पर एक मणि रखी है, जिससे एक बड़ा जिन निकलता है। बोलो मेरे आका, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी एक नवजात शिशु का ताज़ा मांस खाना चाहता हूँ। जैसा आपका हुक्म मेरे महाराज। तभी जिन उसे एक ताज़ी भेड़िए का मांस देता है और कालिया उस मांस को चबा चबा कर खा गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अनोखी मणि है। मजा तो अब आएगा। यही मौका है उस गब्बर और कुमार से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का। ये सोचकर गोपी कालिया का पीछा करने लगा। कालिया एक अजीब सी जगह पहुंचा, जहां काले शेरों के अलावा कोई भी नहीं था। कालिया सरदार ने उस मणि को ले जाकर एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। ये सब देखकर गोपी भी वहाँ से चला गया। लेकिन अगली रात गोपी राजकुमार जैसी खाल पहनकर रात में ही कालिया की दुनिया में गया। गोपी ने देखा उस मणि की चमक चारों ओर फैली हुई थी और सारे काले शेर सन्नाटे भरी रात में सो रहे थे। वो उस मणि को लेकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी एक काले शेर की आंख खुल गई। उसने उसका पीछा किया, लेकिन वो उसे पकड़ न सका और राजकुमार की खाल में गोपी वहाँ से भाग गया। तब उस काले शेर ने आकर सबको जगा दिया। क्या तुम उसे पहचानते हो? वो कौन था? हाँ सरदार, वो पास के जंगल के राजा गब्बर का बेटा राजकुमार है। वो मणि उसके पास है। अगर हम उसके सामने जाकर खड़े भी हो गए तो मणि की ताकत से वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है। हमें छिपकर उस पर हमले करने होंगे ताकि परेशान होकर वो मणि हमें वापस कर जाए। और इसीलिए वो कालिया अपनी मणि हासिल करने के लिए गब्बर के जंगल पर हमला करता है और गब्बर ने अपनी हिफाजत के लिए ही कुमार को दूसरे जंगल से सिपाही लेने के लिए भेजा था। लेकिन आज फिर कालिया ने हिमालय पर्वत पर ही हमला बोल दिया, लेकिन आज उसे राजकुमार ने देख लिया। अरे ओए रुको, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तुम अच्छे से जानते हो हम क्या चाहते हैं। जब तक हमारी वो मणि तुम वापस नहीं करोगे ये हमले ऐसे ही होते रहेंगे। मणि? लेकिन कौन सी मणि? हमने किसी की कोई मणि नहीं चुराई। अगर ऐसा होता तो हम उस जादुई मणि से ही इन हमलों को रोक सकते थे। राजकुमार की इस बात से कालिया भी सोच में पड़ गया। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुम्हारा कोई दुश्मन हो? दुश्मन? कहीं ये गोपी ने तो नहीं किया? मेरा शक उसी पर है, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। राजकुमार कालिया को एक जादुई घोड़े के पास ले गया।
और उसे सारी सच्चाई बताई। मैं तुम्हें अपने ये जादुई पंख दे तो देता हूँ, लेकिन वो मणि मिल जाने पर तुम ये मेरे पंख मुझे वापस कर दोगे। जादुई घोड़े ने अपने वो पंख कालिया शेर को लगा दिए। उधर गोपी उसी मणि के साथ हिमालय पर्वत पर ही पहुंच गया और गोपी बाघ ने अपनी उस मणि की ताकत से राजा गब्बर को कैद कर लिया और वहाँ मौजूद सारे जानवरों को अपना बंदी बना लिया। तो बताओ गब्बर, कैसा लग रहा है जंगल से बाहर रहकर? एक दिन तुमने मुझे बेइज्जत करके जंगल से निकाला था, अब मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। लेकिन तभी कालिया बड़े पंख फैलाकर हिमालय पर्वत पर ही पहुंच गया और उड़कर अपने पंजों में उस मणि को दबा लिया। तब कालिया ने उस मणि की शक्तियों से सारे जानवर और गब्बर शेर को आजाद कर दिया। गोपी को सजा के तौर पर कुछ महीने के लिए कैद कर दिया गया। कालिया शेर को अब उसकी जादुई मणि हासिल हो गई थी। उसने जाकर घोड़े के पंख भी वापस कर दिए।